आज 28 जनवरी है, एक और दिन बढ़ गया है हमारी जिंदगी में। तो इसमें जानते हैं कि आज क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम स्टार्ट करवाते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी, आप इसको रीड कीजिएगा और बताइएगा कि क्या यहाँ पे कहने की कोशिश कर। I try. Luck is nothing more than the remarkable marriage of relentless preparations with well presented opportunity. तो इसमें बताया गया कि जो लक है वो लक इज नथिंग मोर देन रिमार्केबल मैरिज ऑफ रिलेटेंस प्रिपरेशन विथ वेल प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटी। सर मेरे को यहाँ तक समझ है, इसमें ये बताया कि जो हमारा लक है वो एक रिमार्केबल मैरिज प्रिपरेशंस विद वेल प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटी, जो कि एक ऐसी वेल प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो हमारा लक है वेल प्रेजेंटेड या तैयारी की गई, जो मैरिज के लिए हम तैयारी करते हैं वो तैयारी के अलावा कुछ नहीं है। जो शादी के लिए तैयारी करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। लक इज नथिंग मोर देन, इसके अलावा कुछ नहीं है, जहाँ तक मेरे को समझ आया सर। बाकी बहुत आप अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे आप अगर इसको। पहले तो सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया और यहाँ पे हमें बताया, और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। और इसको एक वाक्य से बताना चाहूंगा मैं, है ना। और ये वाक्य शायद आप सबने सुना भी होगा। ठीक है, तो एक बार है ना, आपने एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो तैराकी में बहुत अच्छा है, माइकल फेल्प्स करके नाम है उसका। जी और सर। एक एक ओलंपिक में ना 3-3 4-4 पदक जीत के आ जाता है। ओके, यस सर, यस सर। तो एक बार किसी ने बोला कि यार तुम बहुत लकी हो। उसने क्या बोला, लक, आपको ये नहीं पता है कि उस चीज को सीखने के लिए ना, उस जीतने के लिए मैंने 20 साल जो कड़ी मेहनत की है। जब मैं 4 साल का था तब से मैं तैराकी कर रहा हूँ। मैं दिन में 12-12 16-16 घंटे तैराकी करता हूँ, है ना। और आज आप उसको भले ही लक का नाम दे रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो मैंने तैयारी की है ना, वो कितना मेहनत की होगी, ठीक है ना, कितना वो किया है। तो उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि लक इज नथिंग बट नॉट मोर देन अ मैरिजेबल मैरिज ऑफ रिलेंटलेस प्रिपरेशन, है ना। बहुत इतने सालों की जो प्रिपरेशन है और उसको सही जगह पे वो करना। मतलब मैंने मान लो कि ओलंपिक में की तैयारी की है, भागने की तैयारी की है, और ओलंपिक में भागने की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसको तैयारी तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन उसमें है ना, जब करना था ओलंपिक में भागना था, तो रात में है ना उस दिन किसी ने दारू पिया और सो गया, तो फिर क्या उसका वो होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है ना। और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल सुने हुए हैं। तो उसको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया कि उस टाइमिंग भी बहुत जरूरत है ना। अच्छा, अभी हम लोग जो दूसरी बुक शुरू करने वाले हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को फिर से बता दूं। ये सेल्स पे है ना। और अगर आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बुक अभी? जी सर। ठीक है, दिख रहा है। ये बहुत जबरदस्त बुक है। पहले मैं ये पूछूंगा कि कितने लोगों ने ये बुक को पहले से पढ़ा हुआ है? किसी ने पढ़ा है इस बुक को? नो सर। नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग को क्यों लगता है कि बुक हमें पढ़नी चाहिए? तो सेलिंग के बारे में बहुत जबरदस्त यहाँ उन्होंने बताया है, ट्रैक बैठ करने हाँ जी। उनका खुद का एक्सपीरियंस। तो आप लोग को लगता है कि सेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, हमें सीखनी चाहिए? सबसे पहले तो वही आती है सर। और एक्चुअली ये बहुत सही बोला किशोर ने कि सबसे पहले आती है, और अधिकतर लोग है ना इस स्किल को भूल जाते हैं। जैसे देखो, जब हम लोग बच्चे थे ना, तो हम लोग इस स्किल को बहुत ही ज्यादा यूज करते थे। और मैं बताऊं कैसे करते थे। हमें जो चीज चाहिए होती थी ना, उस चीज के लिए हम लोग है ना सड़क पे भी लेट जाते थे, अपने थॉट को हम बेच लेते थे, है ना। सेलिंग स्किल कोई सिखाने वाली ये चीज नहीं है। सेलिंग स्किल हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। आज अपने बच्चों को देखेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा। और थोड़ी देर पहले हम मोबाइल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सेलिंग स्किल है। हम हमारे थॉट्स को कैसे सेल करते हैं, है ना, हमारे आइडियाज को कैसे सेल करते हैं। तो सेलिंग स्किल का मतलब ये केवल नहीं कि हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो और पैसा आता है, वो सेलिंग स्किल है। सेलिंग स्किल एक्चुअली है ना
हमारे हर एक थॉट को अगर मैं किसी चीज को बोलता हूँ और वो बिक जाता है, ये एक सेलिंग स्किल है। ओके, तो हमें इसलिए हम सबको सेलिंग स्किल पे बहुत फोकस करना चाहिए, और इससे बढ़िया कोई बुक है नहीं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और किशोर से शुरू कराते हैं। किशोर जी इसको रीड कीजिएगा, और डेल कार्नेगी क्या कह रहे हैं उसके बारे यस में, यहाँ से शुरू करते यस सर। तो थोड़ा सा वो फॉन्ट अगर बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। इस पुस्तक के बारे में मेरे विचार। डेल कार्नेगी। मैं इस पुस्तक के लेखक फ्रैंक बेटगर को 1917 से जानता हूँ। वो मुश्किल के रास्ते से होकर ऊपर ऊपर पहुंचे हैं। उन्हें ज्यादा शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला। वे ग्रेड स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए। उनके जीवन की कहानी एक अनोखी अमेरिकी सफलता की कहानी है। उनके पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे और उनकी माँ 5 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रह गई थी। जब वे 11 वर्ष के थे, तो उन्हें हर दिन सुबह 4:30 बजे सड़क पर अखबार बेचने के लिए उठना पड़ता था, ताकि वे अपनी विधवा माँ की मदद कर सकें, जो अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था के लिए कपड़े धोती थी और सिलाई करती थी। मिस्टर बेटगर ने मुझे बताया है कि कई मौके ऐसे आए जब उनके पास शाम के भोजन में सिर्फ कॉर्नमील कॉर्नमील मश और स्किम्ड मिल्क ही रहता था। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। वे स्टीम फिटर के सहयोगी बन गए। 18 वर्ष की उम्र में वे प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बन गए और 2 साल तक वे सेंट लुई कार्डिनल्स के लिए तीसरे बेस पर खेले। फिर एक दिन इलिनॉय में शिकागो क्लब्स के खिलाफ खेलते हुए उनकी बाह में चोट लग गई और उन्हें मजबूरन बेसबॉल को छोड़ना पड़ा। वे अपने गृहनगर फिलाडेल्फिया लौट आए। जब मैं उनसे मिला तो वो 29 वर्ष के थे, जीवन बीमा बेचने की कोशिश कर रहे थे और सेल्समैन के रूप में पूरी तरह असफल थे। परंतु अगले 12 सालों के दौरान उन्होंने उन्होंने इतना धन कमा लिया कि उन्होंने $70,000 की जायदाद खरीद ली और 40 वर्ष की उम्र में ही रिटायर्ड हो गए। मैं जानता हूँ, मैंने यह होते देखा है। मैंने उन्हें पूर्ण असफलता से अमेरिका के सबसे सफल और सबसे अधिक आमदनी करने वाले सेल्समैनों में से एक बनते देखा है। दरअसल मैंने कुछ समय पहले उनसे यह आग्रह किया था कि वे मेरे साथ जुड़ जाएं। मैंने उनसे कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में एक सप्ताह के जो कोर्स संचालित कर रहा था, वे उसमें कहानी सुनाए। इन कोर्सों का विषय था लीडरशिप प्रशिक्षण, मानवीय संबंध और सेल्समैनशिप। फ्रैंक बैडगर इस विषय पर बोलने और लिखने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 40,000 सेल्स कॉल की है, 25 सालों तक हर दिन 5 कॉल के हिसाब से। पहला अध्याय, किस किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया। उत्साह की शक्ति पर मेरे द्वारा सुना गया सबसे प्रेरणादायक भाषण था। उत्साह ने फ्रैंक फ्रैंक बैडगर को असफल लोगों की श्रेणी से बाहर निकाला और उन्होंने उन्हें देश के सबसे अधिक आमदनी वाले सेल्समैनों में परिवर्तित कर दिया। मैंने देखा है कि फ्रैंक बैडगर पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते समय किस तरह घबरा रहे थे। मैंने यह भी देखा है कि उन्होंने किस तरह पोर्टलैंड, ओरेगॉन, मियामी, फ्लोरिडा सभी जगहों में एकत्रित बड़े जनसमूहों को अपनी चर्चाओं से आनंदित और प्रेरित किया। लोगों पर उनकी बातों का इतना अद्भुत प्रभाव होते देखकर मैंने उनसे एक पुस्तक लिखने का आग्रह किया, जिसमें उनके अनुभव हो, उनकी तकनीकें हो और सेलिंग की उनकी फिलॉसफी हो। ठीक उसी तरह जिस तरह वे लेक्चर प्लेटफॉर्म से देश भर के हजारों लोगों को सफलता के सूत्र बताया करते थे। जो तो यह पुस्तक है जो सेल्समैनशिप पर मेरे द्वारा पढ़ी गई और अब तक की सबसे मददगार और प्रेरक पुस्तक है। सेल्समैनों को मदद करेंगी, चाहे वे बीमा बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो या जहाज या सीलिंग वैक्स बेच रहे हो। यह पुस्तक तब भी अपना काम करती रहेंगी जब फ्रैंक बैटगल इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैंने इस पुस्तक का हर पेज पढ़ा है। मैं उत्साह के साथ इसकी अनुशंसा कर सकता हूँ। एक सिगरेट के लिए आप 1 मील पैदल चल सकने की बात करते हैं। जब मैंने बेचना शुरू किया था, तो मैं इस पुस्तक की एक प्रति हासिल करने के लिए शिकागो से न्यूयॉर्क तक खुशी-खुशी पैदल चला गया होता, अगर यह पुस्तक उस समय उपलब्ध होती। थैंक यू सर।
थैंक यू, बहुत अच्छा रीडिंग किया आपने। तो किशोर जी के लिए जबरदस्त तालियां पहले तो, है ना। बहुत ही जबरदस्त रीडिंग किया और बहुत अच्छा यहाँ पे बताया कि देखिए, ये बहुत अच्छे सेल्समैन थे, लेकिन है ना, इनको भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी। जब वो पहली बार स्टेज में गए तो घबरा रहे थे। तो कुमार जी, इसको थोड़ा सा और पीछे से थोड़ा रिकैप कर देंगे, जस्ट टू हाँ जी, गेट हाँ द जी, कंटिन्यूटी ऑफ बिल्कुल द बुक बिल्कुल। सो फार, क्योंकि वी जस्ट अबाउट बिगन, है ना। या वी आर प्लीज, जस्ट थैंक बिगन। यू। तो इस बुक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, डेल कार्नेगी अपने विचार को बता रहे। डेल कार्नेगी तो सबको पता ही है कि कौन है ना। तो वो हाँ। बता रहे थे कि 1917 से उनको जानते हैं, फ्रैंक बेटकर को, जिनकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, है ना। और किसी तरीके से अपने मतलब उनके पिता भी नहीं थे, बचपन में गुजर गए थे। तो अपनी माँ और 5 बच्चों के साथ इसको इन्होंने किया। और बहुत जल्दी उम्र में, 14 साल की उम्र में, कोई स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर वो प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए बेसबॉल के। फिर उनको वो भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो इंश्योरेंस बेचने के लिए निकले 29 ईयर्स की एज में। और वो सेल्समैन अच्छे नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उसके अगला 12 साल में उन्होंने ना बहुत कमाल किया। और 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो गए। $70,000 की उन्होंने जायदाद खरीद ली थी तब तक। और सबसे सफल लोगों में से एक हो गए, सेल्समैन में से। तो डेल कार्नेगी ने उनको ये बताया कि आप क्यों ना ये सब चीजों को हमारे साथ मिलके लोगों के साथ शेयर करो। और जब वो स्टेज पे गए तो उनको भी है ना बहुत सारा दिक्कत आ रहा था कि वो कैसे बात करे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि सेल्स सॉरी। करने के लिए हमें बहुत ही अच्छा स्पीकर होना चाहिए। राइट। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। सेल्स करने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत है। अगर हम अच्छे स्पीकर है तो ज्यादा अच्छी सेल कर लेंगे। और इनका जो पहला चैप्टर है, किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी को सुख को कई गुना बढ़ाया, ये बहुत ही प्रेरणादायक था। और ऐसे हम लोग 35 चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। 35 टिप्स हमारे को मिलने वाली इस पूरी बुक में। ठीक है। तो और फिर उसके बाद में इन्होंने जो उनके लेक्चर्स थे उनको बुक में कन्वर्ट किया। और आज पहला ही है ना? आज आज पहला पहला ही है। ही है, आज पहला ही है ना। और आज हम वो बुक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब वो बताने वाले हैं कि मैंने यह पुस्तक किस तरह लिखी, और उसके लिए मित्रा जी से सुनते हैं। मित्रा जी, आप रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू कुमार भाई। मैंने ये पुस्तक किस तरह लिखी। एक दिन संयोग से मैं न्यूयॉर्क में उसी ट्रेन में सवार हुआ जिसमें डेल कार्नेगी जा रहे थे। डेल लेक्चर देने के लिए मैफिस टेनेसी जा रहे थे। उन्होंने कहा, फ्रैंक, मैं एक सप्ताह में कोर्सों की श्रृंखला आयोजित कर रहा हूँ जिसे यूनाइटेड स्टेट्स जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रायोजित किया है। आप भी मेरे साथ इसमें आकर सेलिंग पर कुछ व्याख्यान क्यों नहीं देते। मैंने सोचा वे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, डेल, आप तो जानते हैं मैं कभी ग्रेड स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। मैं सेलिंग पर व्याख्यान कैसे दे सकता हूँ। डेल ने कहा, सिर्फ लोगों को यह बताओ कि आपने आपने अपने आप को सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे उठाया। सिर्फ उन्हें ये बताओ कि आपने क्या किया। मैंने इस बारे में सोचा और कहा, हाँ, मुझे लगता है मैं इतना तो कर सकता हूँ। कुछ ही समय बाद मैं पूरे देश में व्याख्यान दे रहे थे। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। कुछ समय बाद मैं पूरे देश में व्याख्यान दे रहे थे। हम उन्हीं श्रोताओं से 5 रातों तक लगातार 4 घंटे प्रतिदिन चर्चा करते थे। डेल आधा घंटा बोलते थे और इसके बाद मैं आधा घंटा बोलता था। बाद में डेल ने कहा, फ्रैंक, आप एक पुस्तक क्यों नहीं लिखते। सेल्समैनशिप पर कोई ऐसे लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं बेचा। आप सेलिंग पर एक नई तरह की पुस्तक क्यों नहीं लिखते। एक ऐसी पुस्तक जो बताए कि आपने क्या किया है। एक पुस्तक जो बताए कि आपने सेलिंग में अपने आप को असफलता से उठाकर सफलता तक किस तरह पहुंचाया।
अपने जीवन की कहानी बताएं। हर बात में मैं सब का प्रयोग करें। भाषण ना दें। उन्हें सेल्समैन के रूप में अपने जीवन की कहानी बताएं। मैंने इस बारे में जितना सोचा, ये मुझे उतना ही अहंकारी लगा। मैं ये नहीं करना चाहता, मैंने कहा। परंतु डेल ने पूरी दोपहर मेरे साथ गुजारी और मुझसे ये आग्रह किया कि मैं अपनी खुद थोड़ा ऊपर की कहानी बताऊं, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं लेक्चर प्लेटफॉर्म से बता रहा था। डेल ने कहा, हर शहर में जहां मैं लेक्चर देते हैं, वहां पर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बच्चे पूछते हैं कि क्या फ्रैंक बैडगर अपने लेक्चरों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने जा रहे हैं। आपको शायद लगे कि सॉल्ट लेक सिटी में वो युवक मजाक कर रहा था जब उसने इस पुस्तक की पहली प्रति के लिए $40 का एडवांस दिया था। परंतु वह मजाक नहीं कर रहा था। वो जानता था कि उसके लिए ये पुस्तक $40 से कई गुना ज्यादा कीमती होगी। तो कुछ ही समय में ये पुस्तक लिख रहा था। तो कुछ ही समय में मैं ये पुस्तक लिख रहा था। इन पृष्ठों में मैंने अपनी मूर्खताओं और गलतियों की कहानी बताने की कोशिश की है, और जो मैंने किया उसी के कारण मैं असफलता और निराश के दलदल से ऊपर उठने में कामयाब हुआ। जब मैं सेलिंग में असफल हो चुका था तो मैं बुरी तरह निराश था। मैं सेलिंग के बारे में जैक रेविट से अधिक कुछ नहीं जानता था। बेसबॉल में गुजारे 8 वर्षों ने मुझे सेलिंग जैसे काम के लिए अयोग्य बना दिया था। अगर लंदन के लाइडॉस मुझ पर दांव लगाते तो मैं मेरी असफलता पर 1000 में से 1 का दांव लगाते, और मुझे अपने आप पर उतना भी भरोसा नहीं था जितना कि लाइडॉस ने मुझ पर किया होता। मुझे आशा है कि आप मैं के इतने अधिक प्रयोग के लिए मुझे क्षमा कर देंगे और इसे नज़रअंदाज करेंगे। अगर इस पुस्तक में ऐसा कुछ लगे जैसे मैं अपने बारे में डींगे हाँक रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने जो भी डींगे हाँकी होंगी वे उन विचारों के लिए होंगी जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और वे किसी के लिए भी इतना कर सकते हैं बशर्ते कि उन पर अमल किया जाए। मैंने उस तरह की पुस्तक लिखने की कोशिश की है जिस तरह की पुस्तक की मैं उस समय तलाश कर रहा था जब मैंने बेचना शुरू किया था। ये रही पुस्तक। आशा है ये आपको पसंद आएगी। सुमित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पुस्तक लिखी है। और एक और चीज जो हमने सीखी यहाँ पे, पहली चीज उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। दूसरा, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनको इस बात का भी डर था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें जब सेल्स करनी हो तो हम बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन हम सीखने चाहते हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रा जी के लिए फिर से एक बार जबरदस्त तालियां। और थैंक यू। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक होंगे, इस बुक में क्या क्या टॉपिक होंगे, इसको पढ़ते हैं। और हम लोग पंकज जी को मौका देते हैं जो गैलेक्सी के में बैठे हुए हैं, तो उनसे सुनते हैं। पंकज जी, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। तो विषय सूची है डेल कार्नेगी की भूमिका। इस पुस्तक के बारे में मेरे विचार, लेखक की प्रस्तावना। आवाज क्लियर है सर? यस। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यह पुस्तक किस तरह लिखी है, तो खंड 1 में दिया गया है, इन विचारों ने मुझे असफल लोगों के समूह से बाहर निकाला। विचार है, पहला है कि किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया।
और दूसरा विचार है कि इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। तीसरा विचार है कि वह काम जिसे करने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने में मदद मिली। और चौथा विचार है कि इकलौता तरीका जिससे मैंने खुद को व्यवस्थित कर पाया। संक्षेप में खंड 1 ये हो गया। अब ये खंड 2 है, सेलिंग में सफलता का फार्मूला। तो 5वां पॉइंट है कि किस तरह से मैंने सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सीखा। और छठा पॉइंट है कि सही निशाने पर तीर चलाना। 7वां पॉइंट है कि 15 मिनट में $2,50,000 की सेल। और 8वां पॉइंट है कि उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण। 9वां पॉइंट है कि सवाल पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू किस तरह अधिक प्रभावित बने। 10वां पॉइंट है कि मैंने किस तरह जाना कि लोगों के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। 11वां पॉइंट है कि मैंने जाना कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है क्यों। 12वां पॉइंट है कि मैं किस तरह छुपी हुई आपत्ति को खोजता हूँ। और 13वां पॉइंट है कि जादुई सेलिंग की भुला दी गई कला। खंड 3 दूसरों का विश्वास जीतने के 6 तरीके। जिसमें है 14वां पॉइंट है विश्वास जमाने का वह सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा। और जो 15वां चैप्टर है एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल सबक सीखा। और 16वां चैप्टर है कि विश्वास जीतने का वह सबसे तेज तरीका जो मैंने सीखा। 17वां चैप्टर है कि गेट आउट होने का आसान तरीका। 18वां चैप्टर है कि मैंने पाया कि यह किसी का विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है। और 19वां चैप्टर है कि सर्वश्रेष्ठ कैसे दिखें। खंड 4 क्या करें जिससे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहें। जिसमें 20वां चैप्टर है कि लिंकन से सीखे गए एक विचार ने दोस्त बनाने में मेरी मदद की। 21वां चैप्टर है जब मैंने यह किया तो मेरा हर जगह ज्यादा स्वागत हुआ। 22वां चैप्टर है कि नाम और चेहरे याद रखना मैंने कैसे सीखा। 23वां चैप्टर है कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। 24वां चैप्टर है कि इस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि बड़े लोगों से मिलने जाने का अपना डर कैसे दूर करूं। और खंड 5 सेल के कदम में 25वां चैप्टर है सेल की पहले की सेल। और 26वां चैप्टर है अपॉइंटमेंट लेने का रहस्य। 27वां चैप्टर है मैंने किस तरह सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स से ज्यादा स्मार्ट बनना सीखा। 28वां चैप्टर है कि एक विचार जिसने मुझे मेजर लीग में पहुंचने में मदद की। 29वां चैप्टर है कि सेल में किस तरह ग्राहक को अपनी मदद करने दें। 30वां चैप्टर है कि किस तरह मैं नए ग्राहक खोजता हूं और पुराने ग्राहकों को उत्साहित करता हूं। 31वां चैप्टर है कि सेल को क्लोज करने के 7 नियम जिनका मैं प्रयोग करता हूं। 32वां चैप्टर है कि अद्भुत क्लोजिंग तकनीक जो मैंने एक मास्टर सेल्समैन से सीखी। खंड 6 हारने से ना डरें। जिसमें 23वां चैप्टर है हारने से ना डरें। और 34वां चैप्टर है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का सफलता का रहस्य और इसने मेरे लिए क्या किया। 35वां चैप्टर है कि आइए मैं और आप दिल खोलकर चर्चा करें। थैंक यू पंकज जी, आपने 35 पॉइंट पढ़े है ना, बहुत ही बढ़िया। तो लेकिन सभी पॉइंट लग रहे हैं कि बहुत जबरदस्त पॉइंट होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो कई बार जब हम लोग बुक को पढ़ते हैं ना तो ये सब चीजों को हम लोग मिस करके सीधे चैप्टर 1 की तरफ चले जाते हैं। जी लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअल पता चलता है कि हम बुक में क्या सीखने वाले हैं। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लिखना है, क्योंकि उसने जो पहले भी लिखा है ना, प्रीफेस लिखा होता है, बहुत कुछ लिखा होता है, तो वो क्यों किसी के लिए तो लिखा है ना। तो हम जाने कि वो क्यों लिखी गई है बुक, कैसे लिखी गई है।
तो चलिए पंकज जी के लिए जबरदस्त तालियां। और सुप्रिया जी से सुनते हैं हम लोग खंड 1, इन विचारों ने मुझे असफल लोगों के समूह से बाहर निकाला। इससे पहले कुमार जी के लिए जबरदस्त तालियां इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट पे अटेंशन टू दिस। प्रेफेस और इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको डेफिनेटली मालूम चलेगा एंड एज ही सेड कि आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और प्रेफेस जो है वो अक्सर कोई यहाँ पे उन्होंने अपने आप लिखा है, लेकिन फॉरवर्ड जो होता है वो अक्सर कोई दूसरा आपके बारे में लिखता है, तो दूसरे की नजर में भी आप क्या हैं। You know, I have a little experience in writing the book, so I'm sharing this कि दूसरे की नजर से ये जानना कि वो आपको कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और क्यों। और वो जो फॉरवर्ड है वो भी एक एक्सपर्ट से लिखाना चाहिए, ये नहीं कि मेरा दोस्त है तू मेरे बारे में अच्छा सा लिख दे। नो, सो हियर वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड एंड टुडे आई वांट टू पुट इन एवरीवन्स माइंड कि आप सब भी बुक लिखने के लिए प्रोत्साहित हो। And one day I would like to take a session on this. Yeah, sure, certainly. बहुत अच्छा। तो सुनीता जी से हम लोग ये सेशन भी लेते हैं बुक लिखने के बारे में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी रीड कीजिएगा। हाँ जी, आपको ही बोला है सुप्रिया जी, है ना? सुप्रिया एस करके उनको बुलाएंगे हम लोग। खंड 1, इन विचारों ने मुझे असफल लोगों के समूह से बाहर निकाला। इस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया। प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बनते ही मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा झटका लगा। यह 1907 की बात है। मैं ट्राई स्टेट लीग में पेंसिल्वेनिया के जॉन्सटाउन के तरफ से खेल रहा था। मैं युवा था, महत्वाकांक्षी था, मैं शिखर पर पहुंचना चाहता था। और हुआ क्या? मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं मैनेजर के पास जाकर उससे यह नहीं पूछता कि मैंने उसके टीम से बाहर क्यों निकाला, तो शायद मेरी जिंदगी का नक्शा कुछ और ही होता। दरअसल अगर मैंने उससे यह सवाल नहीं पूछा होता तो मुझे आज यह पुस्तक लिखने का दुर्लभ अवसर भी नहीं मिलता। मैनेजर ने बताया कि उसने मुझे टीम से बाहर इसलिए किया था क्योंकि मैं आलसी था। मैं और आलसी। मैं इन बात से कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे यह सुनने की कतई उम्मीद नहीं थी। तुम मैदान में इस तरह घिसटते हुए चलते हो जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलते खेलते 20 साल हो चुके हैं, उसने मुझे बताया। तुम इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते जिससे यह पता चले कि तुम आलसी नहीं हो? मैंने कहा, देखो बट मैं इतना नर्वस होता हूँ, इतना डरा हुआ होता हूँ कि मैं अपने डर को जनता से और खासकर टीम के दूसरे खिलाड़ियों से छुपाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं यह भी सोचता था कि अगर मैं चीजों को आराम से लूंगा तो मेरी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। फ्रैंक, उसने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पिछड़ने का यही कारण है। यहाँ से जाने के बाद तुम कहीं भी जाओ, पर भगवान के लिए जाग जाओ। अपने कामों में थोड़ा ज्यादा उत्साह और जोश लाओ। मैं जॉन्सटाउन से हर महीने $175 कमा रहा था। वहां से निकाले जाने के बाद मैं अटलांटिक लीग में पेंसिल्वेनिया के चेस्टर में चला गया, जहां वे मुझे हर महीने सिर्फ $25 दे रहे थे। इतने कम पैसे मिलने पर ज्यादा उत्साहित होने के मेरे पास कोई वजह नहीं थी, परंतु मैंने उत्साही होने का अभिनय किया। जब मुझे वहां 3 दिन हो गए तो एक पुराना खिलाड़ी डैनी मीहिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, फ्रैंक, तुम इस घटिया लीग में क्या कर रहे हो? मेरा जवाब था, डैनी, अगर मुझे बेहतर जगह पर काम मिले तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। एक सप्ताह बाद डैनी ने कनेक्टिकट के न्यू हेवन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे मुझे ट्रायल का मौका दे। न्यू हेवन ने मेरा पहला दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यह मेरे जीवन का एक महान घटना थी। मुझे उस लीग में कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि कोई भी मुझ पर आलसी होने का इल्जाम न लगा सके। मैंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मैं न्यू इंग्लैंड लीग का सबसे उत्साही बॉल प्लेयर कहलाना पसंद करूंगा। मैंने सोचा कि अगर मेरी इस तरह की छवि बन जाएगी तो फिर मुझे उस छवि के अनुरूप बनना ही पड़ेगा। थैंक यू सुप्रिया जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया, है ना? तो यहाँ पे हमने जाना कि
उत्साह की जरूरत क्यों है ना, और इस उत्साह से क्या हुआ, इसको जानने के लिए आगे का रीड करते हैं। और उसके लिए हम बुलाते हैं प्राजक्ता जी आ जाएंगे, तो प्राजक्ता जी को मौका देते हैं। प्राजक्ता जी रीड कीजिएगा। थैंक यू सर। प्राजक्ता जी रीड कीजिएगा। मैदान पर मैं जिस पल उतर रहा, उसी पल से मैंने इस तरह से व्यवहार किया कि जैसे मुझसे बिजली दौड़ रही हो। मैंने इतनी फुर्ती दिखाई जैसे मुझ में 10 लाख बैटरिया लगी हो। मैंने डायमंड के चारों तरफ बॉल इतनी तेजी और ताकत से फेंकी कि उनसे इन फील्डर से हाथ नहीं से स्क्रीन नहीं दिखा रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या प्राजक्ता? आई थिंक हाँ अभी दिख रही। हाँ जी। फिर से पढ़ती हूँ मैं। मैदान पर मैं जिस पल उतर रहा, उसी पल से मैंने इस तरह से व्यवहार किया जैसे मुझमें बिजली दौड़ रही हो। मैंने इतनी फुर्ती दिखाई जैसे मुझमें 10 लाख बैटरियां लगी हो। मैंने डायमंड के चारों तरफ बॉल इतनी तेजी और ताकत से फेंकी कि उनसे इन फील्डर के हाथ की नहीं टूटे। बाकी सब हो गया। एक बार जब मैं फंस चुका था, तो मैं इतनी ऊर्जा और शक्ति से थर्ड बेस में फिसला कि बेसमैन के हाथ में बॉल छूट गई और मैं एक महत्वपूर्ण रन स्कोर करने में कामयाब हो गया। यह ए- यह एक यह सब एक दिखावा था। मैं अभिनय कर रहा था। उस दिन तापमान 100 डिग्री के करीब था। अगर उस दिन मैदान पर दौड़ते हुए मैं सनस्ट्रोक के वजह से गिर जाता था, मुझे आश्चर्य नहीं होता। क्या यह काम आया? इसने जो जादू कर दिखा दिया। 3 बातें हुई। फर्स्ट, मेरे उत्साह के कारण मेरा डर पूरी तरह निकल गया। दरअसल मेरी मेरी नर्वसनेस ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल सकता था। अगर आप नर्वस है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। इसको रोकिए मत, इसको रहने दीजिए। आपकी नर्व आपके पक्ष में काम करेगी। सेकंड, मेरे उत्साह का टीम के दूसरे खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भी उत्साहित हो गए। थर्ड, गर्मी के मारे निडार होकर निडाल होकर गिरने के बजाय मुझे खेलते समय अच्छा महसूस हुआ और खेल खत्म हो जाने के बाद में पहले से बेहतर अनुभव कर रहा था। मुझे सबसे अधिक रोमांच तब हुआ जब मैंने अगली सुबह न्यू हेवन के अखबार में यह खबर पड़ी, इस नए खिलाड़ी बेटगर में तो उत्साह का भंडार है। उसने हमारे लड़कों को प्रेरित किया। न सिर्फ इन खिलाड़ियों ने यह गेम जीता, बल्कि वे इस सीजन में पहले कभी इतना अच्छा नहीं खेले। अखबारों ने मुझे पेप बेटकर का नाम देना शुरू कर दिया, जो टीम के जान था। मैंने अखबार के खबर का जॉनटाउन के मैनेजर बर्ट कॉन को भिजवा दिया। जब उसने पेप बेटगर के बारे में पढ़ा था होगा, जिसे उसने आलसी होने के कारण 3 सप्ताह पहले अपनी टीम से निकाल दिया था, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि उसके चेहरे पर कैसे भाव आए होंगे।
बहुत अच्छा प्राजक्ता जी ने बहुत अच्छा रीड किया। सो जबरदस्त तालियां हो जाए प्राजक्ता जी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ जानते हैं, और इसके लिए हम लोग मौका देते हैं अभी विपिन कांत मौर्य जी को। विपिन जी रीड कीजिएगा। चलिए उनकी आइए आवाज। 10 दिन के भीतर आई थिंक ही इज नॉट वेल, आवाज नहीं आ रही उनकी। हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुमित मेश्राम जी रीड कीजिएगा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त। हाँ सर, कहाँ से चालू करूँ? 10 इस दिन इस दिन के भीतर इस दिन के भीतर श्री उत्साह ने मुझे $25 प्रति माह से $185 की प्रति माह तक पहुंचा दिया। इसने मेरी आमदनी को 60 से प्रतिशत बढ़ा दिया। मुझे इस बात को दोहराने दे और किसी चीज ने नहीं, सिर्फ उत्साही होने के अभिनय ने मेरी आमदनी को 10 दिनों में 700% बढ़ा दिया। मेरी तनख्वाह में यह जबरदस्त बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बाल को पहले से बेहतर फेंक सकता था या बेहतर तरीके से हिट या कैच कर सकता था, इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं अधिक योग्य खिलाड़ी बन गया था। मेरा बेसबॉल का ज्ञान अब भी उतना ही था जितना कि पहले था। उस छोटी सी चेस्टर टीम के लिए $25 प्रति माह पर खेलने के 2 साल बाद मैं सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए थर्ड बेस खेल रहा था और मेरी आमदनी 30 गुनी हो गई थी। ऐसे कैसे हुआ? केवल उत्साह के कारण ऐसा हुआ। सिर्फ उत्साह ने यह कर दिखाया। उसके 2 साल बाद जब मैं शिकागो क्लब्स के लिए गेम खेल रहा था तो मेरे साथ एक दुखद दुर्घटना हुई। फुल रन के दौरान जब मैं स्विंगिंग बंट ले रहा था तो मैंने विपरीत दिशा में थ्रो करने की कोशिश की। मेरी वहां में कुछ चटकने की आवाज आई। इस दुर्घटना की वजह से मुझे बेसबॉल छोड़नी पड़ी। उस समय मुझे ये एक बड़ी ट्रेजेडी लग रही थी, परंतु अब जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लगता है कि यह मेरे जीवन में सबसे सौभाग्यशाली घटनाओं में से एक थी। बहुत अच्छा, जबरदस्त तालियां डॉक्टर सुमित के लिए। बहुत बढ़िया रीड किया उन्होंने। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, पहली चीज कि उत्साह बढ़ने से कितना ज्यादा है ना, मतलब अगर हम थोड़ा सा उत्साह बढ़ने का अभिनय भी करें तो हमारे को कितना ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, लेकिन जब वो बाद में इसको देखते तो ये उनके सबसे शायद सौभाग्यशाली घटना थी। और ये क्यों थी, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे प्रीति जी, आप रीड कीजिएगा। प्रीति जी शायद आपको आवाज नहीं आ रहा है, तो हम लोग मोनिका जी को मौका देते हैं। मोनिका जी आप रीड कीजिएगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी। मैं घर आया और अगले 2 साल तक मैं फिलाडेल्फिया के सड़कों पर साइकिल से घूमते हुए अपनी रोजी रोटी कमाता रहा। मैं किस्तों पर फर्नीचर देने वाली फर्म में वसूली करने लगा, जहां आप $1 अभी देकर सामान ले लेते थे और बाकी आसान या मुश्किल किस्तों में चुकाते थे। 2 साल तक किस्तों की वसूली करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं फ्राइडेलिटी म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बीमा बेचने की कोशिश करूंगा। अगले 10 महीने मेरे जीवन के सबसे लंबे और निराशाजनक महीने थे। जीवन बीमा बेचने में बुरी तरह असफल होने के कारण मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझ में सेल्समैन के गुण नहीं थे। मैंने शिपिंग क्लर्क की नौकरी के लिए विज्ञापनों में जवाब देना शुरू कर दिए। मैंने महसूस किया कि चाहे चाहे कोई भी काम करूं, मुझे उस काम को लेकर एक अजीब से डर के कॉम्प्लेक्स उभारना ही होगा।
इसलिए मैं डेल कार्नेगी के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो गया। एक रात मिस्टर कार्नेगी ने मुझे मेरी चर्चा के बीच में रोका। मिस्टर बेटगर, उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, आप जो कह रहे हो क्या उसमें आपकी रुचि है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मिस्टर कार्नेगी ने कहा, आप अपनी चर्चा में थोड़ा उत्साह क्यों नहीं भरते? जब तक आप अपनी बात में थोड़ा जोश और उत्साह नहीं भरेंगे, तब तक आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके श्रोता उत्साहित होंगे? इसके बाद सर नीचे कीजिए। इसके बाद डेल कार्नेगी ने हमारी क्लास को उत्साह की शक्ति पर एक बड़ा प्रेरणादायक लेक्चर दिया। वे अपनी चर्चा में इतने रोमांचित हो गए कि उन्होंने एक कुर्सी को उठाकर दीवार पर दे मारा और उसका एक पैर तोड़ डाला। उस रात को बिस्तर पर जाने से पहले मैं 1 घंटे तक बैठकर सोचता रहा। मुझे जॉर्जटाउन और न्यू हेवन के अपने बेसबॉल के दिन याद आ गए। पहली बार मैंने महसूस किया कि जिस गलती के कारण बेसबॉल का मेरा कैरियर चौपट हो रहा था, उसी गलती के कारण मेरा सेल्समैन का कैरियर चौपट होने जा रहा था। उस रात मैंने जो निर्णय किया, वो मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। वह निर्णय यह था कि मैं बीमा बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने बेचने के अधिक उत्साह का प्रदर्शन करूंगा, यानी कि उसी तरीके का प्रयोग करूंगा जिसका प्रयोग मैंने न्यू हेवन के टीम में शामिल होने पर बेसबॉल खेलते समय किया था। मैं अगले दिन की अपनी पहली कॉल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह मेरा पहला आगे निकलने का सत्र था। मैंने ये मानसिकता बना ली थी कि मैं अपने ग्राहक के सामने इस तरह का दिखावा करूंगा कि उसे लगे कि वह जिंदगी में पहली बार इतने उत्साही सेल्समैन से मिल रहा है। जब मैं रोमांचित होकर उसकी मेज पर अपना हाथ ठोक रहा था, तो मुझे लग रहा था कि किसी भी समय सामने वाले आदमी मुझे रोक देगा और पूछेगा कि क्या आपकी मनोस्थिति ठीक है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छा मोनिका जी, वंडरफुल रीडिंग है ना। तो उत्साह करने से क्या हुआ और आगे क्या होता है, इसको हम लोग आगे जानते हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पे मौका देते हैं हर्षद जी को। हर्षद, आप रीड करेंगे? यस सर। हाँ जी। इंटरव्यू में एक मौका ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि वह अधिक तनकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, परंतु उसने सवाल पूछने की सिवाय मुझे बीच में बिल्कुल नहीं रोका। क्या उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा? नहीं, उसने मुझसे बीमा खरीद लिया। यह आदमी था फिलाडेल्फिया के बुर्ज बिल्डिंग का एक अनाज व्यापारी अल एमॉन्स, जो जल्दी ही मेरा अच्छा दोस्त और एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उस दिन के बाद मैं सेलिंग में सफल होने लगा। उत्साह के जादू ने मुझे बिजनेस में सफलता दिलाना चालू कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह इसने मुझे बेसबॉल में सफलता दिलाई थी। मैं आपको यह नहीं जताना चाहता कि उत्साह का मतलब सिर्फ मुट्ठी ठोकना होता है, परंतु अगर मुट्ठी ठोकने से आप उत्साहित होते हैं तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब मैं खुद को उत्साहित होने का अभिनय करने के लिए विवश करता हूँ तो मैं जल्दी ही उत्साहित अनुभव करने लगता हूँ। 32 साल के सेलिंग करियर में मैंने देखा कि उत्साह के कारण दर्जनों सेल्समैन के आमदनी दुगनी और तिगुनी हो गई, और मैंने यह भी देखा है कि उत्साह के कमी के कारण सैकड़ों सेल्समैन असफल हुए हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सफल सेलिंग में उत्साह सबसे बड़ा तत्व है। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बीमे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। वह इस विषय पर एक पुस्तक भी लिख सकता है, परंतु उसे बीमा बेचने में सफलता नहीं मिली। क्यों? काफी हद तक इसका कारण यह है कि उसमें उत्साह की कमी है। थैंक यू हर्षद फॉर वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया। तो हर्षद जी थैंक की यू सर। जबरदस्त तालियां। और थैंक यू। आगे का पढ़ने के लिए हम लोग अभी सुनते हैं सुनीता जी से।
सुनीता जी आप म्यूट पे हैं। मैं एक और सेल्समैन को जानता हूँ, यही वाला ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और सेल्समैन को जानता हूँ जो बीमे के बारे में 10% भी नहीं जानता, परंतु उसने इससे बहुत पैसा कमाया है और 20 साल बाद ही रिटायरमेंट ले लिया। इस सेल्समैन का नाम स्टैनले गैटिस है और अब वह फ्लोरिडा के मियामी बीच में रहता है। उसकी अद्भुत सफलता का कारण उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका उत्साह है। क्या आप उत्साहित होना सीख सकते हैं या यह एक पैदाइशी गुण होता है? निश्चित रूप से आप इसे सीख सकते हैं। स्टैनले गैटिस ने यह सीखा था। स्टैनले गैटिस ने यह सीखा था। वह एक मानवीय डायनामी था। कैसे? वह हर दिन अपने आप को विवश करता था कि वह उत्साहित होने का अभिनय करे। अपनी योजना के अनुसार स्टैनले गैटिस 20 साल तक लगभग हर सुबह एक कविता को दोहराते थे। उन्होंने पाया कि इसे दोहराने में उन्हें उस दिन उत्साहित रहने में मदद मिलती थी। मुझे यह कविता इतनी प्रेरणादायक लगी कि मैंने इसे एक कार्ड पर छपवा लिया और इसे सैकड़ों लोगों में बांटा। यह कविता हर्बर्ट कॉफमैन की लिखी है और इसका शीर्षक भी अच्छा है, विजय। पढ़ो। तुम ही वह आदमी हो जो डूंगे हांका करते थे कि तुम चोटी पर पहुंचोगे किसी दिन। तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे यह साबित करने का कि तुम में कितना ज्ञान था और यह कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। हमने एक और साल गुजार लिया है। कितने नए विचार आपके पास आए, आपने कितने बड़े काम किए। समय ने आपको 12 ताजे महीने दिए। आपने उसमें से कितनों का लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया उस काम को करने का जिसमें आप अक्सर असफल होते थे। हमें आपका नाम सफल लोगों की सूची में नहीं मिला। इसका कारण बताएं। नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी। हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। बहुत अच्छा सुनीता जी, वंडरफुल रीडिंग है ना। तो हमने बहुत अच्छी कविता को सुनी और इससे हमने एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जानी कि सबको मौका मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है ना हम किसी तरीके से असफल रहे। और हमने उत्साह के बारे में जाना कि उत्साह से हम कितना चेंज कर सकते हैं। समय हो चुका है 11:07। अगर आप लोग यहाँ पे परमिशन देते हैं तो इस चैप्टर को हम खत्म कर सकते हैं जो करीबन 1 पेज है। और अगर आप बोलते हैं कि इसको कल करना है तो हम इसको कल रीड कर सकते हैं। चलिए इसको हम कल कर लेते हैं। कल हमारे पास में अगला चैप्टर भी है। इस विचार से मैं सेलिंग छोड़ने के बाद दोबारा लौटा, तो कल हम उसको भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बहुत ही अच्छा आज लर्निंग हुआ हम सबका। कोई अपनी अगर लर्निंग को शेयर करना चाहे पहले तो हम उनको मौका देते हैं। इसमें जैसे हमने सबसे बड़ी अच्छी बात जो सीखी है कि अगर हम में उत्साह नहीं है तो हम सफल सेल्समैन नहीं बन सकते। क्योंकि जैसे उसने शुरू में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया कि वो कैसे खिलाड़ी था और वो एक जगह पे खेल नहीं रहा था, उसे यह कह के निकाल दिया कि आप में वो बात नहीं, आप अच्छे जोश नहीं दिखा रहे, आप जोश से नहीं खेल सकते। लेकिन वहां से छोड़ के जब वो दूसरी जगह जाता तो उसने अपना एक माइंड सेटअप बना दिया कि वो जो मेरी पीछे छवि बनी हुई थी मैंने वो यहाँ उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना। तो अपने आप में उत्साह भर के वो खेलता है तो वो एक जबरदस्त उसमें कॉन्फिडेंस आता है जिससे वो उत्साह दिखाता है तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो सबकी जो उसके दिमाग में जो खुद के प्रति भी छवि बनी हुई थी वो भी चेंज हो जाती है। तो आगे जाके जैसे उसके साथ एक और घटना होती है वो बहुत अच्छी बताता है। जैसे ये भी मेरे साथ सौभाग्य से हुआ, जो वो चोट लगती है उसको, तो वो एक सेल्समैन बन जाता है। जैसे तो वो सेल्समैन भी वही टेक्निक अपनाता है जो उसमें खिलाड़ी के टाइम अपनाई थी कि उत्साह। तो यानी इसमें मेन हमें ये बताया कि अगर हमें अच्छा सेल्समैन बनना है
तो हम में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, उत्साह होना जरूरी। अगर उत्साह से हम कुछ दिखा पाएंगे तभी हम आगे अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे, तभी हम किसी को कुछ बेच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां, बहुत Thank you. अच्छा बताया। और ये केवल सेल्समैन के लिए नहीं, जिंदगी में देखो जब वो खेलने भी गए तब भी उत्साह की जरूरत थी, है ना? क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे दुखी लोग और इतने दुख है कि और कोई दुखी को कोई देखना नहीं चाहता, जी लेकिन सर। कोई थोड़ा सा एनर्जेटिक मिल जाए, कोई उत्साह वाला बंदा मिल जाए तो लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां। बाकी सभी को मैं बोलूंगा अपने कैलेंडर को लिखना शुरू करें। किसी को आज हम बुलाएंगे अपना कैलेंडर दिखाने के लिए, है ना? आप में से कोई भी एक हो सकता है, तो अपने कैलेंडर को लिखिए। और देखिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी हो सकती है तो अच्छी बात है, या फिर आपको नहीं करना है तो आप मुझे पहले ही बता दें तो मैं आपको नहीं वो करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से थोड़ा सा पुश मिलता है हमारे को और हम चीजों को करते हैं। तो चलिए, और कोई अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहेगा? तो कोई अपना शेयरिंग करना चाहता है आज किसी के साथ बहुत बढ़िया हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है? चलिए, कुछ लोग हमारे साथ नए हैं तो उनको भी मौका देते हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन को सुनते हैं। तो आप लोग खुद को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। प्राजक्ता, आप पहले आए हैं, आपने इंट्रोड्यूस किया है सबके सामने खुद को? हेलो। हाँ प्राजक्ता जी, हो सके तो आप है ना अपना कैमरे को भी चालू कीजिए जैसे कि लोग पहचान पाए आपको। नेम, सिटी एंड प्रोफेशन। आई थिंक प्राजक्ता को कुछ नेटवर्क इशू है या सम इशू इज देयर। और कोई है जो खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? ओके, ओवर हियर मैं पंकज जी को बोलूंगी कि मेरे को प्लीज अपना फोन नंबर दें बिकॉज आई वाज अनएबल टू कांटेक्ट हिम। ओके मैम, ओके मैसेज कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। जी। चलिए, और आजकल शेयरिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ अच्छा हो रहा ही नहीं, हो ही नहीं रहा है क्या? दिन बदलते जा रहे हैं, अच्छा कुछ हो रहा हो तो। मेरे साथ So I ऑफिस made में it. Sorry. Please go ahead. मैम मैंने चैट में लिख दिया है, देख लीजिए। अच्छा, सुनीता जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं बोल रही थी कि यूजुअली मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे मेरे साथ होती है और आज उसने कुछ अपनी हैंडक्राफ्ट करा हुआ दिखाया था एंड शी वाज सो एक्साइटेड टू सी सो मेनी। शी सेज आप मेरी भी चीज, बिकॉज शी सॉ कि कुछ ना कुछ हम शेयर करते रहते हैं कि मेरी कुछ चीज दिखाना। तो मैंने बोला कि टुडे आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट और फिर मैं आपका काम दिखाऊंगी। तो अभी वो थोड़ा सा शी इज शाय एंड शी इज रन अवे। so ओके। yeah, so someday I'll try to show what she, so वो weaving करती है और उसने ये बनाया। वाह, वंडरफुल। वंडरफुल। वेरी गुड। It's beautiful. यहाँ पे वेरी नाइस, बच्चों को बहुत अच्छे। बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उसने इस पे सीख के फिर उसने कुछ स्कार्फ वगैरह भी वीव करा। अभी पता नहीं कहाँ पे वो दौड़ के चली गई है।
बहुत सुंदर बना रखे हैं। बहुत ही बढ़िया। कितने साल की है ये मैम? हेलो मैम आप म्यूट पे हैं जी मैडम। हेलो जी आप म्यूट पे हैं। शायद नेटवर्क इशू है, वो खुद को म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सुनीता मैम की आवाज नहीं आ यस, रही। ये मैं बोल रही थी कि मेरा ये माउस भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मुझे सुनाई दे रहा था कि अनम्यूट मैं नहीं कर पा रही क्योंकि कर्सर ही वहां नहीं जा रहा था, इसलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं पूछ रही हूँ वो कितने साल की है? शी इज 9 years old, 9 साल की है। ओह वाह। सर 9 साल की। किशोर बोल रहा हूँ सर। हाँ किशोर बोलिए ना। मेरे साथ ऑफिस में कुछ अजीबोगरीब ही हो रहा है। लास्ट मंथ यानी अभी तक का जो सेल्स 3 CR प्लस हो गया था, बट नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर भी मेरे पास अभी 1 CR के आ गए हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। फिर अजीब गरीब क्या, ये तो बहुत ही ये तो मेरे वंडरफुल हो रहा मतलब है, ये तो वंडरफुल हो रहा है। मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है ये मिरेकल्स इतने जल्दी कैसे क्या हो रहे हैं। नहीं, वो मुझे ही नहीं आप सर अच्छी कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे हो, और वो BSR जो बोलते हैं संगत आदत गुरु, तो उसका परिणाम हो रहा है अपने सभी कम्युनिटी के ऊपर। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते समय अच्छी चीजें सुन के पढ़ के सो रहा है, तो मिरेकल तो होने ही वाले हैं। बट क्या अच्छी अच्छी बॉस बातें बॉस सुनना, ब्लेसिंग लेना, बॉस ब्लेसिंग देना, सब काम कर रहा है। बॉस भी इतने इम्प्रेस हो गए कि इतने जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ, ये विद इन 3 months कैसे हो गया। आई डोंट नो कैसे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Congratulations, many. कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर जी। बहुत कुमार बहुत भैया बधाई हो कुछ किशोर जी। ऐसा सर कर ये लीजिए जिससे सब मिल पाए। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंस्पायरिंग है ये। कुमार भैया हाँ जी। अब कुछ ऐसा करें कि इतनी सारी पार्टियां ड्यू हो गई हैं, मिल पाए अब सब लोग। बिल्कुल, उसके लिए देवांशु जी करने वाली हैं, बहुत अच्छा एक सेशन हम सबके लिए करने वाली हैं। हाँ बेटा मम्मा आ रही। ठीक है ना, तो देवांशु जी एक है ना रिट्रीट करवाने वाली है। तो हम बस लोग अब जल्दी मिलेंगे करा उसमें। दें, ज्यादा सही है। नहीं, तथास्तु मैम उन्होंने तथास्तु। उसका समय भी तय किया है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून या जुलाई में कुछ कराने वाली है। मतलब कैफे में उनके नहीं उनका जो नहीं, ड्रीम है वो वो एक कैफे। रिजॉर्ट है यहाँ पे, एक पुणे के पास में ही है। नहीं, लेकिन ओके वो ओके। जून जुलाई बहुत लेट हो जाएगा, उससे पहले मार्च कुमार में भैया कराइए, आप कुछ मार्च करो। उसके मार्च पहले में तो हो जाए। BSR का रिट्रीट होगा शायद, जो नहीं, पेंडिंग है। उससे पहले भी कुमार भैया कुछ करें। वर्चुअल पार्टी करना एक चाहते हो काम तो? करो, हमारे घर आ जाओ सब लोग। अरे मैं आने वाला हूँ, कब आऊँ? आ जाओ, कल आ जाओ, संडे को छोड़ के कभी भी आ जाओ। संडे छोड़ ओ, के कभी भी आ जाओ। हाँ ठीक है, मुझे वो गेम भी सीखना है, वो गेम में लैपटॉप में इंस्टॉल कर देता हूँ आपकी हेल्प से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जो लोग थैंक बाहर यू। रह रहे हैं पुणे से, वो उनका क्या, वो क्या करें? वो वो लोग वो भी आ ड्राइव का जाओ, एड्रेस। ट्रेन है, प्लेन है, बस है, हर एक सुविधा अवेलेबल है। आप किससे आना चाहते हो? आप टिकट भेज दें, हम कैसे भी आ जाएंगे। नहीं टिकट तो अपना लगा के आ जाएंगे, कोई बात नहीं है वो तो। जब भी आप लोग कभी भी इस साइड पे आ रहे हैं तो जरूर मिलिए। और जून में प्लान करने का एक अच्छा रीजन ये भी था कि आपको है ना पुणे के आसपास के वेदर का मजा मिलेगा। बारिश में यहाँ पे एक्चुअली बहुत आउटिंग होती है, और पुणे के आसपास में नेचर बहुत सर ये अच्छा है। मतलब कभी कर सकते हैं अपन, ये चीज है गेट टुगेदर का, जितने कम्युनिटी मेंबर हैं तो हाँ जी, हाँ जी, मजा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, गेट टू गेट हर कर लेंगे, है ना? नहीं, गेट टुगेदर कर लेंगे, गेट टू गेट हर नहीं। ठीक है, सो हम लोग जरूर तथास्तु करेंगे। तथास्तु। हाँ जी, तथास्तु। तो तथास्तु। हम लोग ये करेंगे। और सर जून डेट या जुलाई के आसपास इसलिए करने का मैं वही कह रहा था कि उस वक्त आप नेचर को भी यहाँ पे ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, है ना? सर डेट ब्लॉक करके रख दीजिए अभी से।
सर जून और जुलाई में तो वो करेगी ना देवांशु, अभी देवांशु ही मार्च में करेगी। आप करिए ना। नहीं देवांशु ही करेगी हमारे, उसके लिए वही करने वाली है ना। सब लोगों ने अभी इवेंट पार्टनर है देवांशी, इवेंट पार्टनर है अभी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। आज देवांशु जी आई नहीं क्या? आई थी, डिस्कनेक्ट हो गई शायद, नेटवर्क इशू होगा या कहीं कुछ। प्लानिंग कर रही है वो, अभी तो कितनी हड़बड़ा रही, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना किसी को तो। क्या तो लग रहा है बेचारी कुमार सर और की बात सबको सुन दो करके दो टिकट सेल करनी है रिट्रीट की, खुद तो